केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार शाम को सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा। परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होकर 10 जून तक चलेंगी। 15 जुलाई को परिणामों की होगी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साल 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण निराशा थी, चिंताएं थी। नया साल 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। देश में वैक्सीन की हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं। केंद्र ने सभी राज्यों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तैयार रहने के लिए दिए निर्देश। 2 जनवरी को पूरे देश में होगा ड्राई रन। आज 3 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की होगी फिर से बैठक। और कोरोना संक्रमण के दौरान प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों ने नए वर्ष 2021 का किया स्वागत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा सभी को एकजुट होकर बढ़ने और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का समय। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और डीडी न्यूज उत्तर प्रदेश की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को घोषणा की कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी, जो 10 जून तक चलेंगी। 15 जुलाई को परिणामों की घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में भी देश की शैक्षणिक गतिविधियां चरमराई नहीं। उन्होंने कहा कि हमने जेईई, नीट जैसी परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। मेरी शुभकामना, आप पूरी ताकत के साथ और बहुत आत्मबल के साथ बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे। नया साल नई शुरुआत के नाम हो, उम्मीद यही है और इसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक कार्यक्रम में आवाज दी। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे, लेकिन साल 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है और वैक्सीन को लेकर भारत की हर जरूरी तैयारी चल रही है। ऐसे में नया मंत्र भी है, दवाई भी और कड़ाई भी। 2020 हेल्थ चैलेंजेस का साल था। 2021 हेल्थ सॉल्यूशन का साल होने वाला है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी का साल 2021 के लिए दवाई भी कड़ाई भी का नया मंत्र है। पीएम मोदी के तरफ से ये मंत्र उस वक्त दिया गया जब भारत नए साल में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम को चलाने की तैयारी में जुटा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को याद दिलाया कि टीका आने के साथ कोविड के खिलाफ जंग कहीं कमजोर न पड़ जाए। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के पीएम के मंत्र पर जिस प्रभावी तरीके से एकजुट होकर लोगों ने अमल किया, उसका नतीजा है कि कोरोना से निपटने के मोर्चे पर विश्व के बाकी देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। भारत ने एकजुटता के साथ जिस प्रकार समय पर प्रभावी कदम उठाए, उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं और जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए एकजुट होकर प्रयास किए गए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए पूरा भारत एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगा। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए
कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। पीएम मोदी ने उन लोगों को भी याद किया जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में अग्रिम मोर्चे पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस अनजाने दुश्मन के शिकार हो गए। साथ ही चुनौतियों की इस घड़ी में त्याग और समर्पण के साथ एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए देशवासियों का आभार भी जताया। इतनी बड़ी आपदा, लेकिन ये समाज की सामूहिक संगठित ताकत, समाज का सेवा भाव, समाज की संवेदनशीलता, उसी का नतीजा है कि देशवासियों ने किसी गरीब को भी इस कठिनाई भरे दिनों में रात को भूखा सोने नहीं दिया। कोरोना वैक्सीन लॉन्चिंग की तैयारी के बीच पीएम मोदी ने इस घातक महामारी के खिलाफ युद्ध के दौरान लोगों को अफवाहों से बचने और अफवाहों से आम लोगों को बचाने की भी अपील की। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें। भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। जिस तरह बीमारियां वैश्विक हो गई हैं, तो समाधान भी वैश्विक होना चाहिए। भारत ने सिर्फ मानवता की सेवा की है और आज भारत के पास क्षमता भी है और भावना भी। हमने सिर्फ और सिर्फ मानवता को केंद्र में रखा, मानवता की सेवा की। आज भारत के पास क्षमता भी है और सेवा की भावना भी है। इसलिए भारत ग्लोबल हेल्थ का नर्व सेंटर बनकर उभरा है। नई शुरुआत हो रही है और ऐसे में आज 6 राज्यों के 6 शहरों लखनऊ, इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची और अगरतला को आवासीय परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। खास बात यह है कि आवासीय परियोजनाएं हल्के मकानों से जुड़ी परियोजनाएं हैं। इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री खुद करने जा रहे हैं। शुक्रवार को 6 राज्यों के 6 शहरों को आवासीय परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत हल्के मकान से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में पहली बार निर्माण क्षेत्र में इतनी बड़े पैमाने पर नए जमाने की वैकल्पिक वैश्विक प्रौद्योगिकी सामग्रियों और प्रक्रियाओं का बेहतरीन प्रदर्शन है। इनका निर्माण GHTC इंडिया के तहत किया जा रहा है, जो आवास निर्माण के क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए एक समग्र प्रवेश तैयार करने की परिकल्पना करता है। LHP का निर्माण मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड के रांची, त्रिपुरा के अगरतला और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जा रहा है। योजना के तहत बुनियादी सुविधाओं से युक्त प्रत्येक शहर में 10,000 मकान बनाए जा रहे हैं। ये पारंपरिक तौर पर ईंट और कंक्रीट वाले घरों के मुकाबले जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये उच्च गुणवत्ता के साथ साथ किफायती और टिकाऊ भी हैं। हमने इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्यों कहा? क्योंकि ये एक तरीके से लेबोरेटरी है। यहाँ पे हमारे जो बच्चे इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर प्लानिंग के बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या जो वहाँ पे फैकल्टी है, जो टीचिंग स्टाफ है, जो हमारे तमाम सारे प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कॉलेजेस में जो तमाम सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे जैसे लोग, जो है वो लोग जाएं और देखें कि दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसको सीखें और कल को ये हमारे पाठ्यक्रम का भी भाग बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलेरेटर्स इंडिया यानी ASHA इंडिया के विजेताओं की घोषणा भी करेंगे और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। केरल में कोझिकोड जिले के मुक्कम नगर पालिका को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसने प्रधानमंत्री आवासीय योजना कार्यान्वयन में नवीन और अद्वितीय मॉडल को प्रस्तुत किया है। केंद्र और राज्य सरकारों और नगर पालिकाओं के बीच सुचारू समन्वय के लिए शुरू की गई ग्रीन चैनल सुविधा
मुक्कम में योजना के कार्यान्वयन की मुख्य विशेषता बन गई है। सस्ते सीमेंट ब्लॉक का उपयोग, बायोगैस प्लांट की स्थापना समेत दूसरे कई अनूठे फीचर्स को शामिल किया गया है। पीएम आवास योजना की प्रमुख विशेषताओं को शामिल किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 1500 रुपए में बायोगैस प्लांट को उपलब्ध कराया गया है। मुक्कम नगर पालिका इस योजना को एक बहुत ही आकर्षक परियोजना में बदल सकती है। बायोगैस प्लांट की कीमत 15,000 रुपए है। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 1500 रुपए में उपलब्ध कराया गया है। मुझे सड़क के पास एक घर मिला है। मुझे खुशी है कि मुझे घर तक पहुंचने के लिए पानी वाले क्षेत्रों को पार करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों पर नवरिद्धि नाम का एक सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू करेंगे। इसके तहत लोगों को नए, सस्ते, टिकाऊ, नई तकनीक आधारित घर उपलब्ध कराए जाएंगे। नए साल के पहले दिन देश पीएम मोदी के सभी के लिए घर के वायदे के एक नए अध्याय को पूरा होते देखेगा। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। केंद्र ने सभी राज्यों को वैक्सीन के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। 2 जनवरी को पूरे देश में ड्राई रन होगा। सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 स्थानों पर वैक्सीनेशन की गतिविधियां आयोजित करने का प्रस्ताव है। वहीं आज नए साल के पहले दिन 3 वैक्सीनों के आपातकालीन उपयोग को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की फिर से बैठक हो गई और इस बैठक को लेकर भी उम्मीदें कम नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोविड-19 के वैक्सीन का ड्राई रन 2 जनवरी 2021 को कराने के आदेश दिए हैं। भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वैक्सीन दिए जाने को लेकर कमर कसने और पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोरोना वैक्सीन दिए जाने की तैयारियों को लेकर राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिवों व अन्य संबंधित लोगों के साथ गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में बताया गया कि सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 स्थानों पर वैक्सीनेशन की गतिविधियां आयोजित करने का प्रस्ताव है। वहीं कुछ राज्यों में राजधानियों के अलावा कुछ चुनिंदा जिलों में भी यह अभ्यास किया जाएगा। महाराष्ट्र और केरल की राजधानी के अलावा बाकी बड़े शहरों में भी ड्राई रन आयोजित किया जा सकता है। ड्राई रन कराने का उद्देश्य असली वैक्सीनेशन के वक्त आने वाली चुनौतियों का पता लगाना तथा वास्तविक कार्यान्वयन से पहले चुनौतियों को दूर करना है। साथ ही इसमें देखा जाएगा कि टीकाकरण के लिए बनाया गया कोविन एप्लीकेशन उस वक्त कैसा काम करेगा। जिन 3 जगहों पर टीकाकरण होगा वहां संबंधित मेडिकल ऑफिसर 25-25 हेल्थ केयर वर्कर्स की पहचान करेगा जिनको टीका लगाया जाएगा। राज्य में कहा गया है कि वो इन लोगों का डेटा कोविन में अपलोड करें। ये सभी लाभार्थी ड्राई रन के लिए मौजूद रहेंगे। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण की जगह पर स्थान की पर्याप्त उपलब्धता, जरूरी सामानों की व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षा आदि के सभी प्रस्तावित स्थलों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वैक्सीन के बारे में किसी भी जानकारी के लिए राज्य स्तर पर हेल्पलाइन 104 शुरू की जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले देश के 4 राज्यों असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में 2-2 जगह पर 28 और 29 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन पूरा कर दिया गया। इस बीच देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। बुधवार को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के वैक्सीन के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अनुरोध पर विचार करने की बैठक की थी। इस दौरान फाइजर की तरफ से और समय को लेकर अनुरोध किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्रस्तुत अतिरिक्त डेटा और सूचनाओं का सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने विश्लेषण किया। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी 1 जनवरी 2021 को फिर से बैठक करेगी। वहीं ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद भारत में वैक्सीन को मंजूरी मिलने के आसार बढ़ गए हैं। Clinical trials also crossed more than 26,000 members. The phase 3 is successful almost. So hence, we need to introduce to the common people by the month of January. Hence, the government, ICMR, DCGI, and our Indian government agencies are looking forward to evaluate the vaccine's accessibility. I think there is a sufficient enthusiasm now amongst all the healthcare workers and scientists that we can do it. We should trust the scientists. There is a body of scientists which is looking at all the data. So when the vaccine goes for approval to the drug controller has a subject expert committee which looks very closely at the data.
2020 में लोग कोविड के खौफ से परेशान रहे, लेकिन 2021 लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर आने वाला है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को भदोही जिले में लगभग 200 करोड़ की लागत से बनने वाले कारपोरेट एक्सपो मार्ट के साथ साथ 10 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लगभग 7.5 एकड़ में बनने वाला कारपेट एक्सपो मार्ट 7000 वर्ग मीटर में 3 मंजिला बिल्डिंगों में 94 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही 3400 वर्ग मीटर में प्रदर्शनी हॉल का भी निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को इन परियोजनाओं के माध्यम से गति मिलेगी। बहुत बड़ा कार्य यहाँ के हस्तशिल्पियों ने किया है अपने हुनर के माध्यम से, और वह कार्य सचमुच अभिनंदनीय कार्य है। इस अभिनंदनीय कार्य के लिए जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए वह कम है, और उसी के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि इन हस्तशिल्पियों को और उन उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। सरकार हर प्रकार का सहयोग देने के लिए, आश्वासन देने के लिए यहां पर आपके बीच आई है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार ने जिस तत्परता के साथ और जिस प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा की, एक एक व्यक्ति की जान की कीमत को महत्व देते हुए हर एक व्यक्ति को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना और फिर उसके माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम बनाए, उसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की बात हम सबको दी, और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत में सहयोगी बन सके, इस दृष्टि से एक जनपद एक उत्पाद की यह अभिनव कार्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से 2018 में उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ की थी। एक जनपद एक उत्पाद में अगर हमने वाराणसी के साड़ियों को स्थान दिया, तो भदोही के कालीन को भी हमने प्रदेश के अंदर एक जनपद एक उत्पाद में महत्व दिया, स्थान दिया। और भाइयों बहनों, हमारे पूर्वज बहुत अभिनंदनीय हैं, वे सभी पूर्वज जिन्होंने उत्तर प्रदेश की वर्तमान पीढ़ी के लिए आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया। वह था यहां पे हर एक जनपद के पास अपनी विशिष्ट पहचान है, और उस विशिष्ट पहचान ने अपने उस उत्पाद के माध्यम से जो विशिष्ट पहचान उस जनपद को दी, वह हमारी अनमोल धरोहर है। वन पर्यावरण एवं जंतु उद्यान विभाग मंत्री दारा सिंह चौहान ने कन्नौज जिले इंदरगढ़ इलाके में अटल वाटिका पार्क का भूमि पूजन किया। साथ ही पार्क में उन्होंने पौधरोपण भी किया। इसके बाद उन्होंने लाख बहुशी पक्षी विहार का निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज उन्होंने पक्षी विहार का निरीक्षण किया और यहां पर्यटन की संभावनाओं को देखा है। उन्होंने बताया कि सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा और ब्रांडिंग के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जितने पक्षी विहार हैं उनमें सभी पक्षी विहार अच्छे बने, जिससे यहाँ पर्यटन बढ़े। उन्होंने बताया कि जिस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट अपनाया गया है, उसी तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन को अपनाकर पक्षी विहार का विस्तार किया जा सके। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीके से मानसिक रूप से पहले से भी जब से सरकार बनी तब से और इसको बढ़ावा और इसके ब्रांडिंग के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उसी संदर्भ में मेरा भी था कि मैं देखें इस यहाँ का जो पक्षी विहार है किस तरीके से इसको अच्छा बनाया जा सकता है, खूबसूरत बनाया जा सकता है, इसका विकास और विस्तार किस तरीके से किया जा सकता है, इस दिशा में मैं यहाँ आया था। और मुझे लगता है जाने के बाद यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के द्वारा और सरकार के द्वारा मिल करके इस लाख बहुत सी पक्षी विहार को हम खूबसूरत बनाना चाहते हैं। जो इस उत्तर प्रदेश में जितने पक्षी विहार हैं उसमें से कम एक खूबसूरत पक्षी विहार बने।
फिट इंडिया आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल नामक पुस्तक ने संस्कृत और नेपाली संस्करण का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने किया। इस पुस्तक के हिंदी और इंग्लिश संस्करण का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस पुस्तक में सेहतमंद रहने के बारे में विस्तार से बताया गया है। संस्कृत और नेपाली पुस्तक के विमोचन के बाद विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने लोगों से अपील की कि वो सेहतमंद रहने के लिए इस किताब का अनुसरण जरूर करें। भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले ही योग अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है, उसे मान्यता मिल गई और योग करने वालों की संख्या बढ़ी है। इन दोनों किताबों में भी फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा अपने हाथ में लिया गया कोई भी काम इस देश की जनता सहर्ष स्वीकार करती है और उस आंदोलन का हिस्सा बन जाती है। और हमारी अपील भी है कि सब इस देश के जन फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बने। बताना चाहूँगा कि संस्कृत और नेपाली भाषा में जो आयु उपयुक्त प्रोटोकॉल की बात की गई है, स्वास्थ्य सभी के लिए ज़रूरी है और हर स्वास्थ्य जो आयु वर्ग है उसके अलग अलग स्वास्थ्य की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इनको देखते हुए जो टेस्ट होने चाहिए, जो प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने आप को स्वस्थ कैसे महसूस करें, इसका एक मापदंड जो होना चाहिए, उसके लिए ये प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं और जो सभी विभिन्न भाषाओं में अलग अलग, हिंदी और इंग्लिश में तो प्रधानमंत्री जी द्वारा यूनिवर्सल सार्वभौमिक होने की वजह से यूज़ कर दिए गए। बाकी सभी प्रदेशों को ये कहा गया कि अपने अपने जिस भाषाओं में उनके यहाँ जितने डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जिस तरह के लोग हैं उनकी देखते हुए वहाँ से रिलीज़ करें। मेरठ के नगर आयुक्त मनीष बंसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने के लिए बड़ी पहल की है। शहर की सड़कों को हर रोज साफ करने वाले सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मेयर सुनीता वर्मा, नगर आयुक्त मनीष बंसल और वार्ड के पार्षदों ने स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया। साथ ही 3 सफाई नायकों को भी सम्मानित किया गया। नगर आयुक्त मनीष बंसल ने कहा कि इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में मेरठ का पहले से काफी बेहतर परिणाम आएगा। हमारे नगर निगम के सभी स्वच्छता कर्मी जो हैं वो दिन रात इस कार्य को कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो काम कुछ अच्छा कर रहे हैं उनको सम्मानित करना भी नगर निगम की एक जिम्मेदारी है, ताकि उससे अन्य लोगों को भी एक उत्साह मिले और वो प्रोत्साहित हों। आज इसी प्रकार का ये कार्यक्रम किया गया है। आने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग कुछ बेहतर अंक लेकर आएंगे। मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उत्तर रेलवे ने छोटी इंडस्ट्री और वेंडर्स के लिए लखनऊ के मंडल कार्यालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें रेलवे में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे उपकरण को आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदर्शनी के आयोजक मंडल रेल प्रबंधक संजय त्रिपाठी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत छोटी इंडस्ट्रीज को इस मीट में जोड़कर उनको बढ़ावा देना है, ताकि रेलवे को छोटे उपकरण आसानी से उपलब्ध हो सके और इंडस्ट्री का भी फायदा हो सके। वहीं स्पेशल डीजी वेंडर डेवलपमेंट ए.के. पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत छोटी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा और उनको आरडीएसओ और रेलवे से सीधे जोड़ा जाएगा। इक्विपमेंट और ऑपरेटर्स लगाए गए हैं। इनके वेंडर्स बेस बहुत छोटा है, एक्चुअली ये इनके वेंडर सप्लायर्स कम हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये हमारे जितने भी वेंडर भाई और इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे इस एरिया के हैं उनको ये इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे और अगर वो अपने संसाधनों से या आरडीएसओ के सहयोग से उन संसाधनों के द्वारा इन सब चीज़ों को बनाएंगे तो हमारा वेंडर बेस बढ़ेगा और ये एक आत्मनिर्भर भारत और मैन्युफैक्चरिंग जो रेलवे की जो इतना एक्सपेंशन हो रहा है उसमें भी सहयोग करेगा, क्योंकि ये मटेरियल जनरली बहुत कम लोग सप्लाई करते हैं और बहुत शॉर्ट सप्लाई में रहते हैं। तो ये इसका द्वितीय उद्देश्य इसका ये है कि इसका वेंडर बेस बढ़ाना और आरडीएसओ के सहयोग से इंडस्ट्री को इसका भी बढ़ावा देना हम लोग।
अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन देने वाले स्कॉच ग्रुप की ओर से कल्याणी नदी के पुनरुद्धार के लिए बाराबंकी जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह को रजत पदक से नवाजा गया। रजत पदक मिलने से कल्याणी नदी के पुनरुद्धार में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों में काफी उत्साह है। बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्र से निकली कल्याणी नदी में सिल्ट जमा होने और अतिक्रमण से इसका वजूद मिट रहा था। इसकी जानकारी होने पर डीएम ने अपने सहयोगी अधिकारियों के साथ मिलकर कल्याणी के कल्याण की योजना बनाई। कोविड-19 के दौरान प्रवासी कामगारों को मनरेगा के तहत रोजगार देने के साथ ही साथ कल्याणी नदी को अस्तित्व में लाकर कल्याण भी किया। कल्याणी नदी के पुनरुद्धार का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। देखिए, वाकई बहुत संतुष्टि का विषय और बहुत मेहनत किया इसमें जो हमारे श्रमिक थे, न केवल हमारे जनपद के उन ग्रामों के जहाँ पे ये कार्य हुआ था कल्याणी नदी के पुनर्जीवित करने का, बल्कि लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी श्रमिक आए थे उनके द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। तो वाकई ये उन सब की जीत है और उन सब के श्रम को, उन सब की मेहनत को एक तरह से सराहा गया है इतने प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म पर। और पूरी नदी है, उसमें जहाँ जहाँ आवश्यकता हो हम उसको कार्य करें, उसको पुनर्जीवित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सकें। जिलाधिकारी महोदय जो है बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं और किया है। लॉकडाउन के दौरान भी जब बाहर से श्रमिक आ रहे थे उनको पूरा व्यवस्थित करना, उनके रहने के खाने की व्यवस्था सही करना और कल्याणी नदी की सफाई पे उन्होंने जो कार्य किया वो बहुत अद्वितीय है और सराहनीय है। हम सब बहुत प्रसन्न हैं कि ऐसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य कराया जा रहा है। पहली बात तो हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने जो छोटा सा प्रयास किया उसकी सराहना की गई है इस काज अवार्ड के द्वारा। और दूसरी बात, मैं यह अवार्ड का असली हकदार उन मनरेगा श्रमिकों को मानता हूं जिसके कारण हमारी कल्याणी नदी का पुनरुद्धार हुआ और लॉकडाउन में उनके द्वारा जो अथक प्रयास किया गया उसके लिए हमको एक रिकॉग्निशन मिला। नववर्ष का आगाज सबसे पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ। दोनों ही जगहों पर लोग पूरी तरह से जश्न में डूबे नजर आए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए साल की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में सभी के लिए एकजुट होकर बढ़ने और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत बनाने का समय है जो विविधता में एकता के विश्वास को परिलक्षित करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा कि मैं भारत और विदेश में रहने वाले सभी नागरिकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष हमें नई शुरुआत करने और व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के संकल्प पर जोर देने का अवसर प्रदान करता है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नववर्ष की पूर्व संध्या में अपने संदेश में कहा कि नववर्ष 2021 के आगमन पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नए साल का हम सभी को इंतजार रहता है। ये हमारे भीतर नई आशा और प्रसन्नता का संचार करता है। आइए वैश्विक महामारी के माध्यम से जीवन के कई सबक सीखने सिखाने वाले इस साल को अलविदा कहते हैं और आशा की भावना के साथ नए साल का स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले 100% फास्टैग के लिए 15 फरवरी तक मोहलत दी गई है। अब अनिवार्यता तिथि 1 जनवरी 2021 से बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी गई है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य है। बिना फास्टैग लगे वाहनों से 2 गुना टैक्स वसूला जा सकता है। पहले चरण में सभी कमर्शियल वाहन इसके दायरे में आएंगे। इसके बाद बिना फास्टैग लगे प्राइवेट वाहनों को भी 2 गुना टैक्स देना होगा। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार शाम को सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा। परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होकर 10 जून तक चलेंगी। 15 जुलाई को परिणामों की होगी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साल 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण निराशा थी, चिंताएं थी। नया साल 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। देश में वैक्सीन की हर जरूरी तैयारी चल रही है। केंद्र ने सभी राज्यों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तैयार रहने के लिए दिए निर्देश। 2 जनवरी को पूरे देश में होगा ड्राई रन। आज 3 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की होगी फिर से बैठक।
और कोरोना संक्रमण के दौरान प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों ने नए वर्ष 2021 का किया स्वागत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा सभी को एकजुट होकर बढ़ने और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का समय। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।